नहीं, वो तो जब इस्तीफा देंगे तब देंगे। जीएल शर्मा जी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव के बाद खोलेंगे। राव इंद्रजीत जी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जब वो अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन जीएल शर्मा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने खुली चुनौती दे दी। नहीं, खुली चुनौती क्या होती है जी? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उनके आगे आकर चुनाव क्यों लड़ेंगे? वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो लोकसभा में आकर चुनाव क्यों लड़ेंगे? फिर तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं कि उनके सामने जाकर वो रोहतक से चुनाव लड़े लोकसभा का। तो अच्छा, ये तो गलत बात हो जाएगी ना जी। इनकी चुनौती का सामना कैसे करें? आप इनकी चुनौती का सामना कैसे करेंगे? जीएल शर्मा जी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत का कद इतना बड़ा है प्रदेश की राजनीति में, और खास तौर से जिस इलाके से वो चुनकर आते हैं वहां की राजनीति में, कि उनके मुकाबले कोई दूसरा नेता ठहर नहीं सकता। आप वहां से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप ये कैसे मानते हैं कि आप उनका मुकाबला कर लेंगे? मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे दादाजी सन 1952 के अंदर विधायक बने थे प्रथम बार। शायद जीएल शर्मा जी ये बात जानते हैं, और उन्होंने किसको हराया था ये बात भी वो भली भांति इसके अंदर जानते हैं। मेरे पिताजी सन 89 में विधायक बने थे और लगातार 6 बार वो विधायक बने हैं रेवाड़ी से जी। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी लेकिन की चिरंजीव जी अब वक्त बदल गया है। कल तक जो अपने थे, समर्थक थे, आज वो मुकाबले के लिए खड़े हैं, तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। नहीं, मेरा तो यही मानना है ना, अभी तक वो कांग्रेस के अंदर है, उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी से। इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। नहीं होते तो वो इस्तीफा दे देंगे। चिरंजीव जी, उन्होंने सार्वजनिक सभा में ये ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। इसका साफ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर वो इस्तीफा दे पार्टी से। नहीं, वो तो ठीक है, इस्तीफा देंगे, वो अपनी रणनीति कुछ बना रहे होंगे, लेकिन इतना तो साफ है आज की तारीख में कि कांग्रेस पार्टी वहां कोई अपना दूसरा उम्मीदवार लेकर आएगी। आप उस उम्मीदवारी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अगर उनको लगता है कि इलाके के अंदर भेदभाव हो रहा है, लगता नहीं है। शर्मा जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। चिरंजीव जी, क्या आप नहीं मानते इस बात को कि हमारे इलाके के साथ भेदभाव हुआ है वर्तमान सरकार में? देखिए शर्मा जी, हमारे तो कुछ 1-2 मतभेद थे, जिसके अंदर सबसे पहले आपने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी की बात करी, उसके अंदर आप जानते हैं कि मेरे भी कुछ मतभेद थे उसके अंदर, और हमने ये बात समय समय पर रखी थी। और जो संशोधन होकर जो बिल आया है उसके अंदर जो हमने मांगे रखी थी वो उसके अंदर आई हैं, तो वो संशोधन उसी हिसाब से आया है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का कि वो संशोधन जो हमने कहे वो उसके अंदर वो लेके आए। उसके अलावा एक और हमारी जो प्रमुख मांग थी वो थी एक यूनिवर्सिटी की। जो हमारे इलाके के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज से पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी थी या तो वो कुरुक्षेत्र में थी या रोहतक में थी, लेकिन तो वही मांग हमारी थी, भाई हमारे इलाके के सवाल ये है कि तमाम संशोधन, एक जो यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी और रीजनल सेंटर में क्या अंतर होता है ये प्रदेश की जनता जानती है। यूनिवर्सिटी होने का मतलब होता है उसके साथ कॉलेजेज अटैच हों। रीजनल सेंटर जैसे पहले था, उसका नाम यूनिवर्सिटी रख के उससे एक भी कॉलेज हमारे देश, हमारे वो तो सारे कोर्सेज उसके अंदर आएंगे, तो उससे हम यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो वो सारे कोर्सेज उसके अंदर आएंगे। कोर्सेज तो पहले भी थे, रीजनल सेंटर में भी कोर्सेज नहीं, अभी जब वो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो उसके अंदर सारे कोर्सेज आएंगे फिर उसके अंदर। तो अभी नहीं हुई है ना इसका मतलब यूनिवर्सिटी। शर्मा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार वो यूनिवर्सिटी फुल फ्लैज जब हो जाएगी तो उसमें सारे कोर्सेज आ जाएंगे, और उसका तो कैबिनेट में पास कर दिया गया, उसके फंड्स भी कर दिए गए हैं। यानी चिरंजीव, आज के दिन नहीं है फुल, आज की तारीख में वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं है। वो तो हो हम आगे बढ़ के दूसरी बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने तमाम कोशिश की, तमाम संशोधन किए। चिरंजीव, आपने तमाम संशोधन किए, करवाए, लेकिन ये संशोधन भी मतभेदों को खत्म नहीं कर पाए। और किस तरह से गुड़गांव की राजनीति में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हुई, ये आप अभी देख ही रहे हैं। रहिए आप हमारे साथ चिरंजीव, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। नरेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और काफी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यादव जी, आपके तरकश में कौन कौन से तीर दिखाई दे रहे हैं? एक ही तीर है नरेंद्र मोदी का, या इसके अलावा भी कुछ और ब्रह्मास्त्र आपने छिपा कर रखे हैं जो आने वाले चुनावों में आप चलाने जा रहे हैं?
देखो ऐसा है जी, हमारी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से 2 साल पहले समझौता हुआ। ठीक है। और उस समय पहला बाई इलेक्शन हिसार में हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को, वहां का लोकसभा उम्मीदवार हजका के उम्मीदवार को उन्होंने सपोर्ट किया और वो चुनाव जीते। और पूरे भारत में पहला बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। ठीक है। वहीं से इस गठबंधन की शुरुआत हुई। आज 2 साल हो गए इस गठबंधन को। ये गठबंधन बिल्कुल अटूट है, 2 दिलों का मिलन है। तो पूरे हरियाणा की जनता ने इस पर मोहर लगाई। हिसार में जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवाई, हम ये उम्मीद करें कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आधी से ज्यादा सीटों पर आप फिर यही काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवाएंगे, या फिर ये सिलसिला केवल 1 सीट तक ही रह जाएगा? नहीं, तक ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। अभी राव इंद्रजीत सिंह के इंसाफ मंच के जीएल शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि भाई आप ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन को आप किस रूप में देखते हो? क्या कांग्रेस के मुकाबले में जो ये गठबंधन है, क्या ये सक्षम नहीं है इनको हराने के लिए, या आपका इंसाफ मंच अपने दम पर अकेले कोई सीट निकाल सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप नरेश जी कह रहे हैं इंसाफ मंच अपनी सीट निकाल सकता है, इंसाफ मंच के साथ दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक वाइब्रेशन है अपने क्षेत्र में ताकत लेने के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये क्षेत्र इतनी ज्यादा सीटें देता, जिस पार्टी को भी देता है, चाहे कांग्रेस को देता है, चाहे आरएलडी को देता है, या हजका भाजपा को देता बड़ी संख्या में है, लेकिन उस जो ताकत है उसको ले जाते हैं दूसरे जिले के आदमी और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ वो स्थिति रहती है कि जो मुख्यमंत्री का आज तक का कोई भी बना हो, उसका रिकॉर्ड है कि 50% डेवलपमेंट किया उन्होंने अपने एरिया में और बाकी सारी चीजें प्रदेश के दूसरे कोनों में। हम ये चाह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा के आदमी जो हरियाणा के राजकोष में बहुत ज्यादा मोर देन 50% पैसा हम दे रहे हैं, वो लोग उस चीज से वंचित क्यों रहे? जब हम 30,000 करोड़ के बजट में 18,000 करोड़ दे रहे हैं, तो हम उससे वंचित क्यों रहे? और ये तभी संभव है जब चीफ मिनिस्टर हमारे साउथ हरियाणा से बने, और उसमें साउथ हरियाणा का कोई भी नेता ये क्यों चाहेगा कि भाई हम एमएलए तो हम बनाएं और सीएम कहीं और का बने? तो हमारी जो लड़ाई है वो अपने क्षेत्र में ताकत लाने की है, चंडीगढ़ की कुर्सी आपके क्षेत्र में लाने की है। नरेश जी का सवाल ये मेरा आप लोगों की जो सोच है उसके साथ मिलकर भी चला जा सकता है। इनके समर्थन को आप कैसे देख रहे हैं? ये आप इस संभावना में हरियाणा जनहित कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है उसको आपकी पार्टी किस रूप में देख रही है? कई गठबंधन साफ सुथरा बढ़िया है या कम होते हैं? हमारे इस विषय में मैंने पहले भी बता दिया कि जो साउथ हरियाणा में चंडीगढ़ की कुर्सी लाने में सक्षम साथी होंगे, अच्छे होंगे, उनके साथ हमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होगा। देखो ऐसा है कि जो हरियाणा के अंदर जो भेदभाव का काम शुरू हुआ 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप इनका समर्थन क्यों लेना चाह रहे हैं? आप तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। तो अपने आप मैं तो इनसे गठबंधन है, मैं इनसे वैसे पूछ रहा हूं कि भाई 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, आप क्यों इस उम्मीद में बैठे? मैंने नहीं मांगा कि ये समर्थन, मैं इनसे समर्थन नहीं मांग रहा। गोपीचंद गहलोत जी हमारे साथ जुड़े हुए, नरेश जी आ रहे हैं आपके पास। गोपीचंद गहलोत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े बेबाक तरीके से अपनी टिप्पणी वो रखते हैं। गोपीचंद गहलोत साहब, क्या इस बार इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा का मुंह देखेगी? इंडियन नेशनल लोकदल मुंह नहीं देखेगी। इस बार जो है मेजोरिटी सीट जो है इंडियन नेशनल लोकदल जीत के लोकसभा में पहुंचेगी। आधार चौधरी साहब, इसका आधार क्या है? आधार जो आज कांग्रेस का कुशासन है उससे आम आदमी जनता बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है।